स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक ऐसा टॉपिक जो सबको परेशान कर रहा है, सबके लिए न्यूज़ में बना हुआ है। आपने इसका जिक्र कर्नाटका में भी देखा होगा, इसका जिक्र आपने महाराष्ट्र में भी देखा, इसका जिक्र आपने कहाँ पर आपके MP में भी देखा, राजस्थान में भी देखा। वो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। स्पीकर की पावर, गवर्नमेंट बनती है गिर जाती है, वो क्या होता है? देखिए, इंसान शुरू से ही लालची रहा है। अब वो इंसान चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, नेता हो, पुलिस ऑफिसर हो, क्या नाम है आपके, क्या नाम है ब्यूरोक्रेट हो, हमेशा हो, ठीक है। वो तो हम उसको फिर ड्यूटीज, कर्तव्य, राइट्स और क्या नाम है वैल्यूज, इन सब के साथ में, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ में बांधते हैं जिससे वो लालच उभर कर ना आए। तो क्या है, जैसे आप नेता बने, MLA बन गए, MP बन गए, तो आप किसी लालच में या किसी एक पोर्टफोलियो के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, किसी भी कारण से पार्टी को इधर से उधर चेंज कर रहे थे। बहुत ज्यादा हो रहा था आजादी के बाद से, अगर आप देखेंगे, और 1960 और 70s में बहुत ज्यादा हो रहा था। रातों रात पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो रही थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1985 के अंदर में, कब? 1985 के अंदर में एक कानून आया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में, और इसके तहत में 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है, जिसका नाम क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। बेसिकली ये पार्टीज के चेंज करने से ये चीज समझ में आती है कि भाई स्टेबिलिटी तो रहेगी नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? नंबर्स चाहिए होते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए आप आज आपके पास नंबर है, कल को 10 लोग उधर चले जाए तब उनके पास नंबर है, परसों वो इधर आ जाए फिर इनके पास नंबर है, ऐसे तो चलता ही रहेगा। तो उस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में लाया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें कुछ प्रोविजंस मेंशन किए गए कि भाई इन कंडीशंस के अंदर में क्या होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपने ऐसा कुछ भी किया, डिफेक्शन किया। जैसे सबसे पहला एक कंडीशन ये मेंशन की गई, बता रहा हूं आपको, कि मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर चुने गए हैं, फॉर एग्जांपल प्रशांत जनता पार्टी के आप मेंबर हैं, ठीक है, और आपने इलेक्शन जीतने के बाद में कहा मैं प्रशांत जनता पार्टी से रिजाइन कर रहा हूं। तो अगर आप वॉलंटरली जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप चुनकर आए हैं उससे क्या करें, रिजाइन कर दें, तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर MLA बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पहली कंडीशन याद आई, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में लिखा है। दूसरा क्या लिखा है कि मान के चलिए कोई इंडिपेंडेंट लड़कर आए हैं। अब भैया वहां पर तो नेता पॉलिटिकल पार्टी से भी थे, लेकिन अगर जनता ने चुना है इंडिपेंडेंट को, और इंडिपेंडेंट में जीतने के बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लूं, तो यानी कि मैंने वोटर्स के साथ में फ्रॉड किया है। मैं इंडिपेंडेंट हूं, वहां पर मेरे सामने में प्रशांत जनता पार्टी के भी मेंबर थे, ठीक है, दूसरी पार्टी के भी मेंबर थे, लेकिन जनता ने मुझे इंडिपेंडेंट को चुना है, यानी कि उन्होंने पार्टी को नहीं चुना है। और अगर मैं चुने जाने के बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लूं तो क्या होगा? मैं उनके साथ में फ्रॉड कर रहा हूं। तो अगर इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो भी वो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सी, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं? आप सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट यूनियन मतलब पार्लियामेंट में, और गवर्नर वहां पर स्टेट के अंदर में अपॉइंट करते हैं। पार्लियामेंट का एग्जांपल लीजिए, रंजन गोगोई साहब, क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर साहब, ये सभी के सभी अपॉइंटेड है, मतलब नॉमिनेटेड है। तो भाई इनको कहा जाता है कि आप अभी आए हो नए नए, 6 महीने का टाइम आपके पास में है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो तो। देखो समझो, किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी को ज्वाइन करना चाहते हो तो विद इन 6 मंथ आप क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। बट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 3 चीजें क्लियर है। लास्ट कंडीशन इसमें क्या मेंशन है कि जैसे आपके क्लास में, स्कूल में मॉनिटर हुआ करते थे ना, जो मैनेज करते थे भाई आज अटेंडेंस कितनी है, बच्चे चुप है या नहीं है, कोई बात हो रही है तो नोटबुक अपनी सबमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऐसी हर पॉलिटिकल पार्टी एक व्हिप अपॉइंट करती है। व्हिप एक तरीके का मॉनिटर, जिनका काम है अटेंडेंस, वोटिंग। मान के चलिए पार्टी ने कहा इस वाले बिल के ऊपर में आप सबको यस में वोट करना है,
तो विप जारी होता है। विप जारी यानी कि डायरेक्शंस जारी होती हैं कि भाई इस वाली पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस पे यहां पर वोट करना है। सपोज कोई मेंबर विप को ना माने, डायरेक्शन को ना माने, तो अगर आप विप को नहीं मानते हैं या फिर मान के चलिए आप एब्सटेन कर लेते हैं, यह कहा गया आपको कि भाई आपको यस वोट करना है, आप कहते हैं मैं तो नो वोट कर ही ना, मैं तो आ ही नहीं रहा, तो आप चाहे आए या ना आए, अगर आपने वो डायरेक्शन को यस वोट करने वाले को नहीं माना तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये 4 कंडीशन है दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जिसका ये कहा गया कि ये स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और ये सारे डिसीजन कौन लेते हैं, स्पीकर लेते हैं। कौन लेते हैं, स्पीकर लेते हैं। ठीक, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब इशू क्या आता है, इन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों। क्या एक्सेप्शन है कि अगर 2/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी से टूटकर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मर्ज हो जाए तो उसके ऊपर में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये प्रोविजन इसलिए रखा गया कि हो सकता है भाई प्रिंसिपल के बेसिस पर बहुत सारे लोग ये कहे कि भाई अब हमें इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, तो 2/3 मेंबर अगर टूटकर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो जाए तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब बात यही आती है, अभी हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, वहां पर 1 या 2 या 3 नहीं टूटते हैं, वहां पर जब पार्टी टूटती है तो लार्ज नंबर में पार्टी टूटती है। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो बना इसलिए था कि दल बदल ना हो सके, उसमें यह एक्सेप्शन इसलिए दिया गया कि यहां पर प्रिंसिपल के बेसिस पर अगर कोई दल बदल करना चाहे या तोड़ना चाहे या टूटना चाहे तो उसे अलाउ किया जा सके। एक्चुअली में इस प्रोविजन का यूज किया जाने लगा गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सपोज आप कह रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के 18 मेंबर है, तो आप उसमें से 12 मेंबर को तोड़कर ले आइए, अपने साथ में मर्ज कर लीजिए। अब उस पॉलिटिकल पार्टी के पास तो कितने बचे, सिर्फ 6 ही बचे, ये 12 इधर मर्ज हो गए, ये डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। तो इसके कारण में वो गवर्नमेंट गिर जाएगी जिसमें ये मर्ज हुए, वो गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाएगी। समझ रहे ना। तो सबसे पहला तो ये कंडीशन, ये कैच है जिसके कारण में बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। दूसरा कैच क्या है, स्पीकर। क्योंकि ये सारे के सारे जो डिफेक्शन है ये डिसाइड कौन कर रहे हैं, ये आपके डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन कौन लेते हैं, स्पीकर लेते हैं। अब चाहे महाराष्ट्र वाला मामला हो, चाहे कर्नाटका वाला मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश वाला मामला हो, चाहे राजस्थान वाला मामला हो, हर जगह पर स्पीकर की इम्पार्शियल नेचर के ऊपर में भी क्वेश्चन उठता है कि क्या वो इम्पार्शियल है, क्या वो अनबायस्ड वे में काम करते हैं। क्यों, क्योंकि जनरली स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं, यानी कि पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर में आरोप हमेशा लगता है कि चूंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो इस कारण से क्या है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या करेंगे, फेवर करेंगे। और इस कारण से ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले डिसीजन लिए जाते हैं ये सही मायने में ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज यह भी कहा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में कहीं पर भी कोई टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं है कि कितने टाइम में आपको डिसीजन लेना है, और ये टाइम फ्रेम डिसाइडेड ना होने के कारण भी कई बार इसका मिसयूज किया जाता है और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज होने में हेल्प होती है। तो ये सारे के सारे इसके साथ में कंसर्न है। तो कई सारे सॉल्यूशन दिए जाते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन ये दिया जाता है कि क्यों ना स्पीकर के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाए कि आप कितने समय में डिसीजन लेंगे, पहली बात तो ये कहा जाता है। दूसरा ये कहा गया कि स्पीकर क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसा प्रोविजन लेकर आया जाए जिसके थ्रू ये कहा जाए कि स्पीकर इंडिपेंडेंट हो। वो कैसे किया जा सकता है, स्पीकर है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, मेंबर है, जिस दिन आप स्पीकर बन जाए किसी भी हाउस के, उस दिन आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से क्या करें, रिजाइन कर दें, और आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में डिस्क्वालीफाई भी ना किया जाए, उसके अंदर में एक्सेप्शन ले लिया जाए। आपने रिजाइन कर दिया, अब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, अब आप सिर्फ स्पीकर है। अब आप अपनी ड्यूटी को इंडिपेंडेंट वे में काम करिए,
जब आप स्पीकर नहीं रहेंगे तो आप अपनी दोबारा पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसा ये ब्रिटेन में होता है। तीसरा ऑप्शन ये कहा गया कि स्पीकर के पास में ही सारी पावर क्यों ना कोई एक पैनल बना लिया जाए, या फिर क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिस्क्वालिफिकेशन का, गवर्नमेंट का बनना नहीं बनना इस पे, या फिर जुडिशरी को इन्वॉल्व कर लिया जाए, जिससे क्या हो, ये डिसीजन मेकिंग क्या हो, इजी हो, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट हो। और तो दोस्तों जो मीन्स पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर जो बातचीत होती है वो यही होता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली बना इसलिए था कि कैसे दल बदल को, पार्टी का डिफेक्शन एक से दूसरी जगह जाने को रोका जा सके। बट बेसिकली इसके कारण में क्या हो रहा है, डिफेक्शन हो रहा है, लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, क्वेश्चन आ सकता है आपसे। प्लस में हाल फिलहाल में आपने गवर्नमेंट्स को गिरते हुए बहुत देखा होगा, बहुत सारी गवर्नमेंट, तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब महाराष्ट्र के अंदर में जो गया, आप सभी को पता है, एक उद्धव ठाकरे फैक्शन है, एक शिवसेना फैक्शन है, जो इस आर्टिकल में लिखा वो बताने की कोशिश करता हूं। तो उद्धव ठाकरे सेक्शन ने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट बनी हुई थी उद्धव ठाकरे की, क्या नाम है, उनके साथ मिलकर कांग्रेस का साथ और शरद पवार के एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनी हुई थी। उसमें से एक फैक्शन टूटकर ये कहता है कि भाई साहब हम इनके साथ हैं, प्रिंसिपली अलाइन नहीं करते हैं। चलिए, बिल्कुल सही बात है। तो ये मामला गया स्पीकर के पास में डिस्क्वालिफिकेशन का, कि भाई इनको क्या है, डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने व्हिप को नहीं माना। अब स्पीकर साहब ने हाल ही में 2-3 डिसीजन लिए जिसके ऊपर में क्वेश्चन आया। उन्होंने सबसे पहली बात बोली कि ओरिजिनल पार्टी कौन सी है, क्या एकनाथ शिंदे वाला फैक्शन वो पार्टी है या फिर उद्धव ठाकरे वाला फैक्शन वो पार्टी है शिवसेना की। तो स्पीकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे वाला जो फैक्शन है वो ओरिजिनल पार्टी है। तो इस आर्टिकल में जो लिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि स्पीकर के पास में ये तो पावर है ही नहीं कि कौन सी ओरिजिनल पार्टी है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में, 10 शेड्यूल के तहत में वो डिसाइड करें। उनके पास तो पावर है ही नहीं, वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, क्यों डिसाइड कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि व्हिप को नहीं माना। अब वही से चीज आई ना कि वो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कौन सी पार्टी है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या कहता है कि 2/3 टूटे और किसी के साथ मर्ज करे, तब जाकर क्या होगा, उनके ऊपर में डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा। लेकिन जो पहला स्टैंड उन्होंने कहा कि भाई साहब ये ओरिजिनल पार्टी ही यही है, यानी कि ये स्प्लिट किए ही नहीं है, मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर वो आइडेंटिफिकेशन या फिर मान के चलिए वो क्लैरिटी ना दे कि भाई कौन सी रियल पॉलिटिकल पार्टी, तो सेकंड क्वेश्चन तो यही आना चाहिए ना कि कहने में किसके साथ मर्ज किया, नहीं किए। अगर मर्ज नहीं किए तो उनके ऊपर में एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट स्टैंस पे उन्होंने क्या किया, ये कहा यही रियल पार्टी है, तो यही रियल पार्टी है उसके कार्ड में। सेकंड, वो जो मर्ज वाला कंडीशन है, जो एक्सेप्शन वाली कंडीशन है, वो नहीं लगेगी। तो वो इस आर्टिकल में वही कह रहे हैं कि स्पीकर का जो रोल है वो बहुत एम्बिग्युइटी वाला रोल है और प्लस में बहुत ज्यादा अनबायस्ड, जो हम उम्मीद करते हैं वो नहीं है, वो बहुत ज्यादा बायस्ड है। तो हमें उसके अंदर में कुछ रिफॉर्म्स करने की क्या है, जरूरत है। तो ये दोस्तों पूरा आर्टिकल है। आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे गवर्नमेंट्स बनती हुई और गिरती हुई देखी होंगी, उसके पीछे यही पूरी कहानी चल रही होती है। अब आपको मेरे ख्याल में समझ में आया होगा कि क्यों इतने लार्ज नंबर में एक मेंबर दूसरी तरफ पे जाते हैं, क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट इससे रिलेटेड नहीं हो। बाकी आपका जो ओपिनियन हो, आप सभी के सभी मुझसे अपना ओपिनियन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।